और उसमें भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कौन से प्रश्न आप लोगों को अटेंड करने थे, कौन से प्रश्न आप लोगों को छोड़ने थे, कौन से प्रश्न आपके सही होने की संभावना ज्यादा है और उसके गलत होने की संभावना ज्यादा है, आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। काफी अच्छी संख्या में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के प्रश्न पूछे गए और बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न थे, बढ़िया प्रश्न थे। जिन्होंने ठीक से सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट यदि तैयारी की है तो उनमें से अधिकतम प्रश्न उनके सही होने थे, लेकिन 2-3 प्रश्न ऐसे थे जो आपको अटेंड नहीं करने थे। यदि वो आपने अटेंड किए हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आइए हम एक एक प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम, आजकल न्यायपालिका से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने लग गए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले कौन से न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, और नवीनतम कौन से मुख्य न्यायाधीश है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनाया गया। तो इन तीनों विकल्प में से आप लोग देखें तो नवीनतम में जॉर्ज मसी है। अभी हाल ही में नवंबर 2023 में ही इनको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 6 नवंबर 2023 को ही, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिनको 6 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया। तो इस आधार पर भी इस प्रश्न को आप आराम से सही कर सकते थे। और के.एन. वाचू, जो कि 1951 से 1958 तक, 1958 और विशेष रूप से 1956 में 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, के.एन. वाचू राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे और 1958 में इनको जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन जाते हैं 1967 तक और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। तो ये प्रश्न आप लोगों का सही होना चाहिए था, क्योंकि करंट यदि थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, क्योंकि काफी प्रश्न आते हैं, तो ये प्रश्न आपके गलत नहीं होना था। ये प्रश्न अटेंड भी करना था आप लोगों को और सही भी होना था। दूसरा, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही। राज्य आयोग से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपने सभी आयोगों को पढ़ा है तो कम से कम उनके पदाधिकारियों को तो पढ़ा ही होगा। अध्यक्ष को तो आपने क्रम से भी याद किया होगा कि कौन इसके अध्यक्ष रहे हैं और कौन इसके अध्यक्ष नहीं रहे हैं। यह प्रश्न तो आप लोगों ने जरूर देखा ही होगा और यह प्रश्न जरूर आप लोगों ने हल भी किया होगा। सही भी यह प्रश्न होना चाहिए। सीधी सीधी बात करें तो नगेंद्र बाला जो है राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही। यदि हम बात करें तो सुमन शर्मा 2015 से 18, लाड कुमारी जैन 2011 से 2014 और पवन सुराणा 2003 से 2006 के बीच में राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रही थी। राज्य वित्त आयोग, मैंने चूंकि कहा कि राज्य आयोग जितने भी है बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं राज्य आयोगों में से, और राज्य वित्त आयोग का प्रश्न आया है और प्रश्न बहुत अच्छा है कि राजस्थान के अध्यक्ष और उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में आप लोगों को सुमेलित करना था। चूंकि क्रम से हम लोग याद करते हैं, यह प्रश्न भी आप लोगों का सही होना था। आप लोग जानते हैं कि माणिक चंद सुराणा की अध्यक्षता में जिस आयोग का गठन हुआ उसका कार्यकाल 2005-6 से 2009-10 तक 5 वर्ष के लिए आयोग का गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। यह बात भी आप लोगों को जानकारी है। आर्टिकल 243 अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। उसके बाद में ज्योति किरण की अवधि आप लोगों के गलत दे रखी है। यह ज्योति किरण की जो अवधि है वो 2015 से 2000 ज्योति किरण की जो अवधि है 2015 से 2020 है। तो ये जो है इसका जो कार्यकाल है वो सही नहीं है, 2015 से 2020 के बीच में है। प्रद्युमन सिंह का हाल ही में जो पिछला जो वित्त आयोग है 2020-21 से 2024-25, हीरालाल देवपुरा 2001 से 2004, ये चाहे इधर से ये वाला ले लीजिए आप लोग 5-5 साल के लिए होता है। तो सीधा सीधा इसका उत्तर था ज्योति किरण का जो कार्यकाल नहीं मैच हो रहा है, क्योंकि 2015 से 2020 के बीच में रहा है, 2015 से 2020 के बीच में। तो ये प्रश्न भी सही होना था। मैं सही होना इसलिए कह रहा हूं कि जब आपके राज्य आयोग पाठ्यक्रम में है तो उन पाठ्यक्रम के अनुसार हमने कम से कम इनके अध्यक्ष और उनके कार्यकाल को तो जरूर याद करके जाना चाहिए जब इतने लेवल के एग्जाम को हम लोग देने जा रहे हैं। अगला प्रश्न, 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही दिनांक कितनी बार भंग की गई। यह एक ऐसा प्रश्न है जो विचार करने योग्य था। यह एक ऐसा प्रश्न था विचार करने योग्य था। यदि आपने ठीक से इसके बारे में कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यह विकल्प सही करना था, 5 नंबर की अनुत्तरित प्रश्न। लेकिन यदि इस प्रश्न के नजदीक भी हम लोग जाते हैं तो इसके पीछे हम लोगों को तर्क खोजने होंगे।
आप इस बात को जानते हैं कि 1967 में राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। संपूर्णानंद उस समय राज्यपाल थे, लेकिन उस समय विधानसभा को भंग नहीं किया गया था। 1967 में ही चुनाव हुए थे और उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के जो है मुख्यमंत्री रहे थे। 1977 में दूसरी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। आप लोग जानते हैं जिस समय 1972 में राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे और 1972 में जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था 1957 आंतरिक अशांति के तहत। तो ऐसी स्थिति में 1977 में जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो जिन राज्यों में कांग्रेस शासित सरकारें थी वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था आर्टिकल 356 के तहत। और उसी के तहत राजस्थान में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। लेकिन लगभग ये कार्यकाल आप लोग देखिए कि 5 वर्ष का पूरा हो चुका था, तो इसको भी भंग करने वाली नौबत नहीं थी। लेकिन 1980 में फिर देखिए राजस्थान विधानसभा के जो छठे जो चुनाव होते हैं विधानसभा के, जो 1977 में होते हैं, तो इस प्रकार से इसका कार्यकाल 1982 तक होना चाहिए था। लेकिन 1980 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन जाती है, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन जाती है, भैरू सिंह शेखावत की हमारे राजस्थान में सरकार थी। जहां जहां गैर कांग्रेसी सरकारें थी वहां अनुच्छेद 356 के तहत उन सरकारों को बर्खास्त किया जाता है और 1980 में राजस्थान में 7वीं विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो यह पहला अवसर था जब 1977 से 1980 में राजस्थान की विधानसभा को क्या किया गया था, भंग। एक तो यह कारण। दूसरा, 1990 में 1990 में 9वीं विधानसभा के चुनाव हुए राजस्थान में, क्योंकि 80 के बाद में 1980 के बाद में 1985 से 90, तो ये 7वीं 8वीं और 9वीं विधानसभा के चुनाव हुए। इसका कार्यकाल होना था 1995। लेकिन बाबरी मस्जिद विध्वंस के कारण 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उन सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और आप लोग जानते हैं कि राजस्थान में भी एक बार फिर से भैरू सिंह शेखावत की सरकार थी और 1993 में वापिस चुनाव होते हैं हमारे राजस्थान विधानसभा के, और इसके कारण यह भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर था। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर जो है कि क्या होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए मेरी जानकारी में, जिसके पीछे मैंने ये तर्क माना है। ये यदि चीज आपके क्लियर थी तो 2 प्रश्न आप लोग हल कर सकते थे आज के पेपर में। ये चीज यदि आपके क्लियर थी तो 2 प्रश्न आप हल कर सकते थे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो ये प्रश्न समझदारी इसी में थी कि आप लोगों को अटेंड नहीं करना था। अनुत्तरित प्रश्न मुझे लगता है अधिकतम ने 4 बार किया होगा, 3 बार किया होगा, या फिर कोई भी 2 तक पहुंचना काफी मुश्किल काम था इसमें। अगला, निम्नांकित में से 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ था और उसकी अध्यक्षता, उसका उद्घाटन किसने किया था? यह प्रश्न तो 101% आप सबके सही होना था। राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह ने जो उद्घाटन किया था या इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, चूंकि मैंने कहा आयोग से प्रश्न बहुत अच्छे आते हैं और पदाधिकारियों के प्रश्न हुए, विशेष रूप से अध्यक्ष के प्रश्न हुए, सदस्यों के प्रश्न हुए, अधिनियम कब बना, अधिनियम लागू कब हुआ, ये प्रश्न आने थोड़े बहुत यदि पुराने पेपर आपने देखे इन आयोगों के जो प्रश्न आते हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के सही होने थे। किस दिनांक को उपरांत ये लागू हुआ तो आप सब जानते हैं 19 मार्च 2000 को ये लागू हुआ था और आप सबके प्रश्न सही होना था और इसको आपको अटेंड करना ही था। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहली बात तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह वाला प्रश्न है। दूसरी बात, प्रश्न बहुत अच्छा था, लेकिन यदि स्थानीय स्वशासन आपके टॉपिक है और स्थानीय स्वशासन टॉपिक को ठीक से आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी ठीक से पढ़ा है, यह प्रश्न आप लोगों के सही होना था और यह प्रश्न जिसने सही किया वो प्लस में रहेंगे। आइए देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगतरी गांव राजस्थान में किया था। मुझे नहीं लगता किसी ने इसको किया होगा क्योंकि सबको पता है ये कथन तो एकदम सही है। ये तो ABCD है पंचायती राज जब स्थानीय स्वशासन टॉपिक का हम अध्ययन करते हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959, यदि आपने स्थानीय स्वशासन टॉपिक पढ़ा है, राजस्थान के संदर्भ में यदि आप लोगों ने पंचायत राज शासन को पढ़ा है तो आपको 101% यह बात पता होनी चाहिए कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 का है और इसके तहत राजस्थान में पहली बार जो चुनाव है
सितंबर अक्टूबर 1959 को आयोजित हुए। बिल्कुल बात सही है, यहां थोड़ा सा आप लोगों को जोर आया होगा, लेकिन यह कथन सही है। तीसरा, बीकानेर राज्य का 1928 से पहले स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था। यह बात भी बिल्कुल सही है, यह बात भी बिल्कुल सही है। बीकानेर पहली राजस्थान की ऐसी देसी रियासत थी जहां उसने अपना स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम बना रखा था 1928। तो यह बहुत सही था, एकदम सही था, और ठीक से यदि आपने पढ़ा है तो ये कथन भी आप लोगों ने सही किया होगा। अब पीछे एक ही बचता है और वो है 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम। बहुत ढंग से इस बात को आपको जानना है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1952 नहीं है, 1953 है। 1952 में तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यानी कि पंचायती राज संस्थाओं का विकास करने के लिए योजना लागू की थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए थे। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम चलाया गया था, तो 1952 में राजस्थान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत गांवों की विकास करने की योजना चलाई गई थी। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 है, 1953 है, और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई थी। ये 1953 का अधिनियम है। यहीं से आप लोगों के प्रश्न गलत हो जाना, ये कथन गलत हो जाता है, तो ये इसका उत्तर हो गया। पहली बात तो ये। लेकिन 1952 को आपने गलत क्यों नहीं माना होगा, यदि इस प्रश्न तक आप लोग पहुंचे होंगे? क्योंकि जब हम राजस्थान में पंचायती राज को पढ़ते हैं या स्थानीय स्वशासन टॉपिक को पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले यही पॉइंट लिखते हैं कि 1952 में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। यह 1952 को आपने इसके साथ जोड़ दिया तो मामला गड़बड़ हो गया। और ठीक से अध्ययन कर रखा है, एग्जाम का आपने फ्रेशर नहीं लिया, तो ये इसका सही है। जिसने ये प्रश्न किया होगा उनके एक प्लस में होगा। बिल्कुल सामान्य सी चीज थी, ये दोनों अधिनियम तो आप लोगों को याद होने ही होने चाहिए थे। अगला प्रश्न, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा अक्टूबर दिसंबर 1920 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायत राज संस्थाओं के 11वें आम चुनाव आयोजित किए गए? एकदम फैक्ट था, करंट से संबंधित था। 21 जिले इसमें होंगे, कोई किंतु परंतु का कोई मुद्दा ही नहीं है। अगला, पर करंट यदि आपने समसामयिक पढ़ा है 1 साल का, तो 1-2 साल का ध्यान में रखना होता, तो वो प्रश्न आप लोगों का सही होना चाहिए था। अन्यथा उस प्रश्न को छोड़ने में फायदा था, क्योंकि बड़े नजदीक के विकल्प थे। राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से यह प्रश्न भी बहुत जबरदस्त था। किसने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में कभी भी मुख्य सचिव के रूप में नहीं रहे? चूंकि अशोक गहलोत 3 बार लगभग 15 वर्षों तक या 15 वर्ष तक जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, उनके पूरे कार्यकाल के दौरान कौन जो है उनके कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव नहीं रहते? यह वाला प्रश्न था, और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है निहाल चंद गोयल। ध्यान रखना, निहाल चंद गोयल जो है इनके मुख्य सचिव नहीं रहते, क्योंकि इनका जो कार्यकाल रहा था वो दिसंबर 2017 से अप्रैल 2018 तक ही रहा था। और दिसंबर 2018 में अशोक गहलोत जो है राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन यहां एक दिक्कत हो सकती है CN राजन को लेकर, लेकिन राजन 2 बार जब रहे तो दोबारा वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में रह गए थे। तो ये वाला इसका उत्तर बिल्कुल सही है। यह प्रश्न करने से भी आपको बचना चाहिए था, आपको ये वाला इसमें विकल्प सही करना चाहिए था। अगला, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्यों का उल्लेख है? आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 वर्षों से इन आयोगों की धाराएं पूछी जा रही है। तो पहली बात तो आप लोगों को धाराएं पढ़ के जानी चाहिए थी। कुछ कार्यकाल की है, योग्यता की है, कार्यों की है, कुछ धाराएं आपके ध्यान में होनी चाहिए थी। और यदि आपने बिल्कुल धाराओं के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो इसका उत्तर आपको करना था अनुत्तरित प्रश्न। लेकिन फिर भी यदि आप इस प्रश्न को करने तक पहुंचे हैं तो इसका उत्तर सही है, धारा 11। धारा 11 में प्रूफ भी इसके साथ में लिख आया हूं, आप लोगों को दिखा देता हूं कि जो ये राजस्थान राज्य महिला अधिनियम 1999 है, इसकी 11 नंबर धारा में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। ये देखिए, ये धारा 10 है, जिसमें हाजिर कराने और दस्तावेजों को पेश करने की आयोग की शक्तियां हैं। और ये धारा 11 आप लोगों को दिख रही है, आयोग के कार्य। चलो थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूं, ये देखिए, ये धारा 11 आयोग के कार्य। आयोग निम्नलिखित कार्य करेंगे, इसमें 1, 2, 3, 4 जो भी है वो सारे के सारे दे रखे हैं। तो धारा 11 इसकी सही थी। फायदा इसी में था कि यदि इस प्रश्न को आप लोगों ने बिल्कुल भी पढ़ा ही नहीं था, धाराओं तक गए ही नहीं थे, तो फिर वहां टिप्पे मारने से कोई फायदा होने वाला नहीं था। और कितना फायदा हुआ जिन्होंने अटेंड किया वो मिलान कर लीजिए, क्या आपने धारा 11 तक पहुंचे या कोई
अकड़म बकड़म बम्बे शो करके इसका उत्तर करके आया तो वो गलत ही होगा। आगे बढ़ते। निम्नांकित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा? अब इन चार में से सबसे लंबा किसका कार्यकाल रहा, यह आप लोगों को ध्यान रखना था। डीएस तिवारी 1951 से 1958 तक इनका कार्यकाल रहा। अब आप कहोगे सर कार्यकाल तो 6 वर्ष से ज्यादा कैसे हो गया? आप लोग जानते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 या 62 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो उसके आधार पर कार्यकाल होता है। तो 6 और 62 वर्ष की, हां, तो इस प्रकार से 51 से 1958 तक इनका जो है कार्यकाल रहता है। इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रखना, लेकिन सबसे लंबा कार्यकाल जो है इनका ही रहा था। ये मैं हटा देता हूं, लेकिन डीएस तिवारी का इन सब में से कार्यकाल ज्यादा है, ये मैंने वेबसाइट से चेक किया है। आगे देख लीजिए, बड़ा जबरदस्त प्रश्न था ये, बहुत अच्छा प्रश्न था, और इस प्रश्न को तो आप लोगों को यही करना था। 100% इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को यह करना था, अनु उत्तरित प्रश्न। आप कहोगे क्यों सर, हम तो ये राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 पढ़ के गए थे। यदि आपने राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 को ठीक से पढ़ा है, तब तो यह प्रश्न आप लोगों के सही हो जाएगा। और यदि आपने इसको सूचना अधिकार अधिनियम या उसके आधार पर इसको आपने पढ़ लिया या फिर अन्य तरीके से पढ़ लिया, तो यह प्रश्न आपका गलत ही होगा। अब जानिए इसका सही उत्तर क्या है और विद प्रूफ इसका उत्तर क्या है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। पहली बात, राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गई गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध में निर्णय के 30 दिन के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है। पहली बात तो यहां 30 दिन नहीं है, यहां क्या है, 60 दिन है। कितने दिन है? 60। दूसरी बात, प्रथम अपील अधिकारी को जब अपील की जाती है, उसने आवेदन किया और उसकी यदि सुनवाई नहीं हुई है या ध्यान नहीं दिया है, तो प्रथम अपील अधिकारी को 30 दिन की समय अवधि में जो है अपील की जा सकती है। लेकिन प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध में द्वितीय अपील अधिकारी के पास में अपील करने की समय अवधि 30 नहीं है, कितनी है, 60 है। तो यह कथन हो गया आप लोगों के गलत। दूसरा, राजस्थान लोक सेवा के प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी 30 दिन के बाद भी, पहली बात तो यहां 30 नहीं है, कितने हैं, 60 दिन के बाद भी अपील ले सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक के समय पर अपील नहीं कर पाने के पर्याप्त कारण थे। तो यहां भी 30 है, होना 60 चाहिए था, तो यह कथन भी आपके क्या हो जाता है, गलत। इसका उत्तर है 1 तथा 2 दोनों सही नहीं है। अब जिसने भी अटेंड किया वो सोचेंगे यार दोनों गलत करने के लिए थोड़ी कोई प्रश्न दिया, एक तो सही हो गई, या तो दोनों सही है या फिर दोनों में से एक सही है। यहां तक तो पहुंचना बहुत मुश्किल कार्य था और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया थी, तो आप यहां तक पहुंच पाए। आइए मैं इसका आप लोगों को प्रूफ दिखाता हूं। ये रहा, देख लीजिए, ये जो अधिनियम है उसी में से मैंने लिया है। देखिए, प्रथम अपील अधिकारी उस पदाहित अधिकारी को, देखिए मैं आपको ठीक से दिख नहीं रहा है तो मैं आपको जो है पढ़कर सुना देता हूं, इसको ठीक से देखिए आप लोग। कोई व्यक्ति जिसका आवेदन धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन नामंजूर कर दिया गया है, यदि किसी ने कोई आवेदन किया है धारा 5 की उपधारा 2 के तहत उसका यदि नामंजूर कर दिया गया है, या जिसे नियत समय सीमा में कोई सेवा प्रदान नहीं की गई है, तो आवेदन के मंजूर होने की नियत समय सीमा की समाप्ति होने की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील की जा सकती है। तो आवेदन नामंजूर करने पर या निश्चित समय अवधि में सेवा नहीं देने पर ऐसी स्थिति में 30 दिवस के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील की जा सकती है। प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय नहीं, प्रथम अपील अधिकारी। दूसरा, परंतु प्रथम अपील अधिकारी 30 दिन की कालावधि की समाप्ति के पश्चात भी अपील स्वीकार कर सकेगा यदि उसको लगता है कि अपील करने के समय पर अपील नहीं करने के उसके पास पर्याप्त कारण है। तो ये तो हो गया एक। लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछा गया था, प्रश्न ये नहीं पूछा गया था, प्रश्न ये वाला था जिसकी अब हम चर्चा करेंगे। प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे विनिश्चय की तारीख से 60 दिवस के भीतर, ये देखिए कितने दिवस, 60 दिवस के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास अपील की जा सकती है। उन्होंने केवल क्या किया कि लाइन ये की उठा दी और यहां 60 की जगह कितने लिख दिए, 30। बहुत जबरदस्त प्रश्न था। और आगे देखिए,
परंतु द्वितीय अपील अधिकारी 60 दिवस देखिए 60 दिवस की कालावधि की समाप्ति के पश्चात भी अपील को स्वीकार कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रवृत्त रहा था। बस कुछ नहीं किया, ये पूरी के पूरे दोनों कथन यहां से लिए, केवल ये किया कि यहां जो 30 दिवस है उसको यहां लिया है और ये जो 30 दिवस थे उसको कहां लिया है, यहां पर लेकर आ गए। लेकिन कुल मिलाकर दोनों कथन गलत है और जहां तक मुझे अनुभव है जिसने भी ये प्रश्न किया है गलत ही हुआ है। फायदे में वही लोग रहे जिन्होंने कहा अनु उत्तरित प्रश्न, या किसने बहुत जबरदस्त तैयारी की और उसको 60 और 30 का याद रह गया, तो उनका ये प्रश्न दोनों कथन गलत है तो ये उनका सही रहेगा और ऐसी स्थिति में वो प्लस में रहेंगे, उनको बहुत बेनिफिट रहेगा। देखिए सरल प्रश्न तो सब करके आते हैं और उसमें कोई फायदा होने वाला है नहीं। प्रश्न ऐसे जो दूसरों के गलत और हमारे सही हो तभी तो मजे की बात है, तभी तो मेरिट में आते हैं। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग, देखिए राज्य वित्त आयोग में से 2 प्रश्न। राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह थे, आप सब लोग जानते हैं, और इस अध्यक्ष के 2 सदस्य थे, एक अशोक लोहाटी और दूसरे थे लक्ष्मण सिंह। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। आयोग का गठन दिसंबर 2020, एक्चुअली इनका कार्यकाल तो 2021-2025 रहता है, तो इसका गठन एक तो 2021 में हुआ था, ये बात है। संविधान के अनुच्छेद 243, दूसरी बात अनुच्छेद 243 नहीं, अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। तो अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग है, 243 के तहत नहीं है। तो यह कथन कुल मिलाकर सीधा सीधा आपके क्या हो गया, गलत हो गया। यह बात बिल्कुल सही है कि इस आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की थी। तो यह प्रश्न आप लोगों का सही होना चाहिए था, पर जिन्होंने इतनी गहराई से अध्ययन नहीं किया कि अनुच्छेद 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच भी होता है, तो उनको इस प्रश्न को छोड़ना चाहिए था। लेकिन यह यदि विकल्प आपने सही किया तो यह प्रश्न आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967 तक लागू रहा। बिल्कुल बात सही है। इस समय संपूर्णानंद राजस्थान के राज्यपाल थे। संपूर्णानंद राजस्थान के राज्यपाल थे और पहली बार राजस्थान में 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा था, अनुच्छेद 356 तक। ये यदि 3 बातें आपको पता थी तो यह प्रश्न आपके गलत हो ही नहीं सकता है। यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 नहीं, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो एक तो आपके ये गलत हो गया। मार्च 1967 में राजस्थान के राज्यपाल हुकुम सिंह, पहली बात राजस्थान के राज्यपाल इस समय हुकुम सिंह थे ही नहीं, इस समय थे कौन, संपूर्णानंद। तो यह भी कथन आप लोगों के क्या हो गया कि इन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह भेजी, तो ये उस समय राष्ट्रपति थे नहीं। तो केवल एक कथन सही था और केवल एक कथन सही है। यह प्रश्न आपके सही होना ही होना था। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला, राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? एक कथन सही नहीं है, बाकी कथन सही है। प्रश्न अटेंड करने लायक था, अच्छा प्रश्न था, कॉन्सेप्ट का प्रश्न था। देखिए 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 ही रहेंगे, यह बात बिल्कुल सही है। आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत में 1971 की जो जनगणना है उसी जनगणना का आधार है और इसी जनगणना के आधार के आधार पर जो है वर्ष 2000 तक राज्यों में विधानसभा की सीटें, वर्ष 2000 तक राज्यों में विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें इसी जनगणना के आधार पर निर्धारित थी, 1971 की जनगणना। लेकिन 84 अमेंडमेंट वर्ष 2001 के तहत यह प्रावधान कर दिया गया कि 1971 की जनगणना के आधार पर ही सभी राज्यों में विधानसभा और लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 2026 तक यही रहेगी, 2026 तक यही रहेगी। तो हम लोगों को यह बात तो अच्छी तरह से पता है कि 1971 की जनगणना के आधार पर ही 2026 तक संख्या यही रहने वाली है और राजस्थान की जो विधानसभा की सदस्य संख्या 200 है वो 2026 तक रहने वाली है। दूसरी बात, राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की
वर्तमान सदस्य संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ। यह बिल्कुल कथन आप लोगों के गलत हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि इसका निर्धारण किस जनगणना के आधार पर है, 1971। 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया, यानी कि जो निर्वाचन जो क्षेत्र है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया। दो प्रकार की चीजें, एक तो हो गई सदस्य संख्या विधानसभा की, सदस्य संख्या, और एक हो गया ये सदस्य संख्या कितनी है, 200 है। लेकिन इन 200 जो सदस्य संख्या है, इनका प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारण का मतलब है कि कौन सा क्षेत्र किस विधानसभा क्षेत्र में आएगा। जो 200 विधानसभा क्षेत्र है उसमें, जैसे हमारे राजस्थान में जो विधानसभा क्षेत्र है, जोधपुर में जो विधानसभा क्षेत्र है, किसी भी राज्य में, जिले में जो विधानसभा क्षेत्र, उसमें कौन कौन सा एरिया किस किस विधानसभा क्षेत्र में आएगा, यानी हमारा वोट किस विधानसभा में लगेगा, यह क्षेत्र का निर्धारण जो है वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया। परिसीमन आयोग के द्वारा वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया। और 87 अमेंडमेंट वर्ष 2003, 87 संविधान संशोधन वर्ष 2003 के तहत यह प्रावधान किया गया कि 2026 तक जो है निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण भी यही रहेगा। तो दो बातें यहां से है, सदस्य संख्या निर्धारित है 1971 की जनगणना के आधार पर, और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण है, कौन सा एरिया किस क्षेत्र में रहेगा, यह निर्धारण है वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर। 84 अमेंडमेंट वर्ष 2001 के तहत यह प्रावधान किया गया कि यह 2026 तक यही रहेगा, और 87 अमेंडमेंट 2003 के तहत यह प्रावधान किया गया कि वर्ष 2026 तक यही रहेगा। इतनी चीज ठीक ढंग से यदि आप लोगों को पता थी तो इसका उत्तर आप करके आते ये, और पूरे में से पूरे मिलते नंबर। 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी, ये सबको आपको पता है। वर्तमान में बहुत इजी था, बस केवल यही मामला था, ये सही होना था कुल मिलाकर, क्योंकि ये विकल्प तीनों बहुत इजी थे। आप तीनों में से आराम से इसको अलग निकाल सकते थे, क्योंकि आपको पता था एक तो गलत है। अगला प्रश्न 16 नंबर, निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी। चूंकि आप जानते हैं कि 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, 1967, 1977, चारों का कारण भी आपको पता है, यहां किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण। नंबर 2, 1977 जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी पहली बार गठबंधन की मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो कांग्रेस की सरकार जिन जिन राज्यों में थी उन सबको अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त किया गया, और उसमें राजस्थान का भी नंबर लग गया था। नंबर 3, 1980, 1980 में जब केंद्र में इंदिरा गांधी की वापिस सरकार आ जाती है मध्यावधि चुनाव होने के बाद, तो उन्होंने जनता पार्टी की जहां जहां सरकार थी या जनसंघ की जहां जहां सरकार थी, गैर कांग्रेसी सरकारें जहां पर भी थी, उन सबको जो है, अच्छा ध्यान रखना, 1977 में तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी, क्योंकि जनता पार्टी की वहां सरकार थी। 1980 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो जहां जहां गैर कांग्रेसी सरकार थी उनको अनुच्छेद 356 लगाकर बर्खास्त किया गया था। और 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद में, जो कि 6 दिसंबर 1992 की घटना थी, उसके बाद में जिन राज्यों में, 4 राज्य कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें थी, उन सब जगह जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और इन दोनों समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? भैरू सिंह शेखावत। तो भैरू सिंह शेखावत ने जो है 2 बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी को देखा था। बड़ा अच्छा प्रश्न था, इजी प्रश्न था, आपके सही होना चाहिए था, थोड़ी सी ये जानकारी आपको थी। तो निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि देखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में से 2 प्रश्न आ गए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में से आप लोगों के प्रश्न आ गए, आयोगों में से 2-2 प्रश्न आ गए, पंचायती राज में से प्रश्न आ गए, तो हर टॉपिक में से बढ़िया अच्छे प्रश्न आए हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? मैं जब भी इस टॉपिक को पढ़ाता हूं, लोकसभा की जब भी मैं बात करता हूं, राज्य विधानसभा की जब भी मैं बात करता हूं, या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री टॉपिक की जब भी चर्चा करते हैं, यह अवश्य कहता हूं कि 91 अमेंडमेंट जो 2003 का है, सबसे अधिक बार प्रश्न पूछे गए हैं यहां में से। 91वें संविधान संशोधन 2003 को पिछले यदि 15 वर्षों में, 20 वर्षों में देखें तो हर दूसरे एग्जाम में यहां ये इसका प्रश्न आता है, और यही हुआ इस एग्जाम में भी, और बड़ा अच्छा प्रश्न था, बड़ा सुंदर सा प्रश्न था। पहले समझ लीजिए 91 अमेंडमेंट है क्या।
91 अमेंडमेंट के तहत मंत्री परिषद की सदस्य संख्या को निश्चित किया गया ताकि दल बदल पर रोक लगाई जा सके। इसके तहत यह प्रावधान किया गया, केंद्र की बात कर लेते हैं कि केंद्र में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या नहीं होगी। मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल नहीं, ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या अधिक नहीं होगी प्रधानमंत्री सहित। केंद्र में न्यूनतम मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या का निर्धारण नहीं किया गया क्योंकि वो एक ही है, क्योंकि वहां की लोकसभा की सदस्य संख्या भी निर्धारित है। राज्यों में क्या प्रावधान किया गया? राज्यों में 2 प्रावधान किए गए। पहला कि राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक राजस्थान में या राज्यों में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या नहीं होगी मुख्यमंत्री सहित। अब मुख्यमंत्री है तो उप मुख्यमंत्री भी आगे, सारे इसमें आगे, क्योंकि वो सब मंत्री होते हैं। जबकि राज्यों में न्यूनतम मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या मुख्यमंत्री सहित रहेगी 12% नहीं, ध्यान रखना, देखो मैंने भी गलती से लगा दिया, कितनी होगी? 12। ये न्यूनतम क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे राज्य जहां विधानसभा की सदस्य संख्या केवल 40 है, कहीं केवल 60 है, कहीं 38 है, तो ऐसी स्थिति में 3-4 लोग तो सरकार चला नहीं सकते हैं। तो राज्यों में विधानसभा की मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या न्यूनतम होगी 12 और अधिकतम हो सकती है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15%। अब राजस्थान की बात करें तो 200 के हिसाब से कितने हो जाते हैं अपने? 30। अब इसको हल कीजिए आप लोग। 91 अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। बिल्कुल बात सही है भाई। राजस्थान क्यों, किसी भी राज्य को ले लीजिए, किसी भी राज्य में जो है मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 12 से कम नहीं हो सकती, कम से कम 12 होना जरूरी है। दूसरा, 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। कहीं पर भी महिला का, मैंने आप लोगों को बताया, महिला की न्यूनतम सदस्य संख्या का कहीं प्रावधान नहीं है। ये तो महिला आरक्षण जो है विधेयक अब लागू हुआ, इसके तहत 33% जो है दिया जाएगा, लेकिन उसको भी अभी लागू करना है। मंत्रिपरिषद में ऐसा कोई भी नहीं है कि इतने प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए, तो सीधा सीधा आप लोगों के ये इसका सही हो गया। अगला देख लीजिए, कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, बिल्कुल तथ्य फैक्ट है। और 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये प्रश्न भी आपके सही होना था और इसको आप लोगों को हल करना था। तो 17 प्रश्न हमने आप लोगों को हल करवाए। मेरे हिसाब से पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट है उनके जो है 17 में से प्रश्न यहां पर सही होने चाहिए, 14 प्रश्न उनके सही होने ही होने चाहिए। और यदि पॉलिटिकल साइंस के नहीं हैं आप, तो यदि आपने 12 प्रश्न सही किए हैं, यदि आप लोगों ने बाकी के प्रश्न छोड़े हैं, तो इस स्थिति में आप लोग आएंगे। तो मेरे हिसाब से अच्छे प्रश्न थे पढ़ने वालों के लिए। ऐसा कोई प्रश्न नहीं था कि जिसको बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। हाँ, एक वो प्रश्न जरूर था 2011 वाला, अधिनियम वाला, उस प्रश्न को आप लोगों को छोड़ना था, या फिर जो मुख्य सचिव वाला प्रश्न था, ये प्रश्न आप लोगों को छोड़ने थे। इसलिए मैंने 3 प्रश्न ऐसे थे जो छोड़ने थे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए भी, और जो पॉलिटिकल साइंस के नहीं है उनके लिए 5 प्रश्न छोड़ने लायक थे। अब आपने कैसे अटेंड किए, इन 17 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारे प्रयास आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, आप लोग जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें। आप सबका स्नेह इसी प्रकार से बना रहा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सब्जेक्ट की तैयारी में लगे। बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।